बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो, बाब अवल किस नंबर 19। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद मोमन समीर और अपने दीगर दोस्तों को अपनी सालगिरह की पार्टी देने के लिए चला गया। वो सब एक काफ़ी कार्नर में गए थे। काफ़ी कार्नर का मंजर शाम के इस पल इंतहाई खूबसूरत था, लोगों से भरा हुआ था। ये सब लोग सामने बड़े हॉल में मेज़ों के पीछे लगी कुर्सियों पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। मोमन भी अपने दोस्तों के साथ एक मेज़ के गिर्द लगी कुर्सियों पर जा बैठा। सामने लगी खिड़की से बाहर गुलाबी शाम को आसमान दिखाई दे रहा था। मोमन कुर्सी पर आकर बैठा तो खिड़की से बाहर शाम को देखने लगा। शाम लोग भी इसी शाम की तरह होते हैं, पल पल में रंग बदल लेते हैं दोनों। मोमन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, यार इसका कुछ नहीं हो सकता। समीर ने हंसकर मोमन की आंखों के आगे चुटकी बजाई। आज तुम्हारी बर्थडे है, आज तो खुश रहो तुम। तलहा ने मोमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ शाम के बदलते रंगों को देख रहा था। पल पल में कई रंग बदल जाते हैं। शाम बिल्कुल लोगों की तरह, पल भी कुछ और पल भी कुछ। मोमन ने गहरी सांस लेकर कहा, शाम हसीन भी तो होती है। समीर ने मुस्कुराकर कहा, हसीन चीज़ें ही तो धोखा दिया करती हैं। सहरा में नजर आने वाला हसीन पानी नज़रों को धोखा साबित हो जाता है। हसीन शाम पल पल रंग बदल लेती है। अभी हसीन चीज़ें ऐसी ही होती हैं, बदल जाने वाली, धोखा दे जाने वाली। मोमन ने उदासी से कहा। इतने में बेरा मीनू बिक ले आकर आ गया। अच्छा, छोड़ वेटर आया है और ऑर्डर लेते हैं, समीर ने कहा और बेरे से मेन्यू बुक पकड़ी। फिर वो सब अपनी पसंद के फ्लेवर की कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगे। जीनत फार्मेसी में दाखिल हुई। इसने निकाब का रखा था। आज ज़िंदगी में पहली बार इसने निकाब किया था। आज से घर से बाहर आते हुए बेत खौफ महसूस हो रहा था। पहली बार अपने भाई के बिना घर से निकली थी वो। आज से पहले कभी इसने सड़क पर चलते हुए इतना खौफ महसूस नहीं किया था जितना वो आज कर रही थी। हर रात चलते इसे वर्ष से होने लगी थी। आज इसे एहसास हो रहा था कि फैसल भाई क्यों इसे किला बाहर नहीं जाने देते। वो डरती हुई फार्मेसी में दाखिल हुई और सामने लगी मेज़ के दूसरी तरफ खड़े लड़के को दवाई की पर्ची दिखाई। रुकिए, मैं तलाश करता हूँ। लड़के ने पर्ची देखी और सामने रेक में दवाई तलाश करने लगा। जीनत ने दवाई पकड़ी और काउंटर पर जाकर बिल देने के लिए पूछा। आपके हुए 1000 रुपये, काउंटर पर बैठे बुरे आदमी ने कहा तो जीनत की सांस जैसे रुक सी गई थी। 1000 रुपये। जीनत बरबराई, बेबी ये मेडिड दवाई है, पाकिस्तान में नहीं बनती, इसलिए ये महंगी है। बुरे आदमी ने लैपटॉप पर एक बटन दबाया तो सामने लगी प्रिंटर से बिल बाहर आ गया। जीनत ने अपना पर्स खोला और 1000 रुपये निकाल कर इस बुरे आदमी को दिए। पैसे देते हुए इसके हाथ कपका रहे थे। जीनत ने बिल की रसीद पकड़ी और वहाँ से चली गई। रात का अंधेरा छा रहा था। जीनत को अब और डर लगने लगा था। वो हर कदम इंतहाई फूंक कर रख रही थी। इसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और साथ साथ ये दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह मुझे हिफाजत से घर पहुंचा दे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गई। हीरा अपने घर के सेन में बैठी नीलम से वीडियो कॉल पर मोबाइल पर बात कर रही थी। हीरा कुर्सी पर बैठी थी। वो शाम के इस पल वीडियो कॉल पर बात करती हुई साथ साथ कॉफ़ी पी रही थी। इसने सामने मेज़ पर मोबाइल रखा हुआ था ताकि नीलम को इसकी तस्वीर मुकम्मल और साफ जाए। देखो हीरा, तुम्हें अब खुद को बदलना होगा। नीलम की आवाज़ मोबाइल से आई। मगर नीलम, मैं फैज़ की यादों से नहीं निकल पा रही हूँ। ये नाउ बैटर कि मेरी सिचुएशन क्या होगी है। हीरा एक लम्हे के लिए रुकी और कॉफ़ी मग मेज़ पर रखा। तुम यहाँ होती पाकिस्तान में नीलम, तो शायद मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाता। हीरा ने उदासी से कहा। हीरा माय डियर, तुम्हें इस दुनिया में ज़िंदा रहना है मेरी जान, इसलिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। नीलम, जो कि ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी बाल बना रही थी और इसने वहाँ मोबाइल सेट किया हुआ था ताकि हीरा तक इसकी तस्वीर जाए। नहीं नीलम, मुझसे नहीं हो रहा। हर वक्त मैं खुद को फैज़ की गुनहगार समझती हूँ। यूँ लगता है कि मैंने फैज़ के साथ बहुत गलत किया है। हीरा की आंख में आंसू आ गया। लेकिन हीरा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नीलम ने रुखसारों पर मुस्कारा लगाते हुए कहा। हीरा, मैं तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। जब आंटी को मैंने बताया और तुम क्यों नादम हो रही हो? नीलम ने कहा। यही तो मसला है नीलम, वो सब जो हुआ होना ही नहीं चाहिए था। पहले मेरे अब्बा ने फैज़ को अब्बा के साथ इतना बुरा किया और अब मेरी वजह से फैज़ के साथ हुआ। ज़िंदगी भर खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं नीलम, हीरा ने उदासी से कहा और कॉफ़ी का मग पकड़कर पीने लगी। नीलम अब तैयार हो चुकी थी और इसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और कुर्सी पर बैठ गई।
अच्छा हीरा, मेरे पास एक प्लान है, शायद इससे तुम में कुछ बेहतरी आ जाए। नीलम ने सेल्फी कैमरे में देखते हुए कहा। क्या मतलब? हीरा ने कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए कहा। देखो हीरा, जब तक तुम खुद नॉर्मल होना नहीं चाहोगी तब तक हम लोग 1000 कोशिश कर ले, तुम नॉर्मल नहीं हो सकोगी। तुम ऐसा करो कि अंकल से कहो और एक हफ्ते के लिए मेरे पास यूं ऐसे आ जाओ। नीलम ने मुस्कुराकर कहा। इससे तुम्हारे दिल भी बहल जाएगा और हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। 6 माह पहले आई थी तुम मेरे पास लास्ट टाइम यहाँ, नीलम ने कहा तो हीरा बरबरा गई। नहीं नीलम, एक्चुअली इस हफ्ते तो मैं नहीं आ सकूंगी। एक्चुअली हमारा टूर जा रहा है किसी गाँव में, हीरा ने कहा। कैसा टूर? नीलम भी हैरतज़दा होगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया चाहती है कि हम लोग मुख्तलिफ गाँव के लोगों को तालीम और इलम से आगाही दें, पुराने और बेहुदा रस्म और रिवाज के खात्मे के लिए देही अनपढ़ लोगों को आगाही दें, फरसोदा रवायात और रसूमात को जड़ से उखाड़ें, हीरा ने कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, नीलम मुस्कुराई। टूर से फ्री होकर तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगी मैं नीलम। 2 साल हो गए तुम्हें यूं ऐसे कहे हुए, काश तुम यहाँ रुक जाती पाकिस्तान, हीरा ने उदासी से कहा। मैं तो रुक जाती हीरा, तुम्हें तो मालूम है पापा की जिद थी कि मैं और मम्मा इन्हीं के साथ जाएं। उन्होंने तो हमें वापस गांव भी नहीं जाने दिया था। सब इतनी जल्दी में हुआ था, वरना मैं तो आपी तहरीम को याद है ना, आपी तहरीम का जो हॉस्टल में मेरा रूम मेट थी, इनमें से मिलना चाहती थी। गांव जाकर पता नहीं क्यों उन्होंने इतनी छुट्टियां की, नीलम ने उदासी से कहा। अरे हाँ, आपी तहरीम, वो जो तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हारे शानजे आपी के साथ रहती थी। मैंने कभी तहरीम आपी का यूनिवर्सिटी नहीं देखा, अब शायद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, हीरा ने उदासी से कहा। आपी तहरीम ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, नीलम हैरतज़दा होगी। इतने में हीरा की मम्मा इधर आ गई। हीरा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ, चंदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। देखा आए अम्मी बैठी, मैं नीलम से बात कर रही हूँ। हीरा ने अपनी अम्मी को बैठने का इशारा किया, फिर मोबाइल पकड़ा। नीलम, अम्मा से बात करो, हीरा ने मोबाइल में नीलम को मुखातब करके कहा। कैसी हो बेटा? चंदा बेगम नीलम से मुस्कुराते हुए बात करने लगी। लीजिए आपकी दवाई भाई। जीनत ने चम्मच में सिरप की बोतल अंडेली और बेड पर टेक लगाकर बैठे हुए फैसल से कहा। जीनत की बात सुनकर फैसल एकदम अलर्ट हो गया और चम्मच पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लो जी, हमारे भाई को तो कोई देखे, ये दवाई खुद पिएंगे, जीनत ने मुंह बनाकर लाड से कहा। पहले कभी आपने दवाई खुद ली है? नहीं, फैसल ने कहा। ये बड़ा सा मुंह क्यों बना लिया आपने भैया? मैं हूं ना आपकी दवाई खिलाने के लिए, जीनत ने मुस्कुराकर कहा। तुम भी ना परेशान कर देती हो, फैसल ने हंसकर कहा। चले अब बच्चे की तरह मुंह खोल ले और खबरदार जो दवाई पीने से इनकार किया, जीनत ने हंसकर बड़ी अम्मा की तरह कहा। फैसल ने बड़ा सा मुंह खोल लिया। इतना बड़ा मुंह खोल लिया तो इतना बड़ा चम्मच कहाँ से आएगा? जीनत ने मुंह बनाकर कहा। चलिए शाबाश, मुंह छोटा करें, जीनत ने डांट कर कहा तो फैसल ने मुंह मुकम्मल बंद कर लिया। बुद्धू कहीं के भाई सही तरह मुंह खोले वरना ना मैं, जीनत ने डांटते हुए कहा तो फैसल ने सही तरह मुंह खोल लिया। फिर जीनत ने फैसल को दवाई खिलाई। ये दवाई कितने की आई? दवाई पीने के बाद फैसल बेड पर लेटते हुए बोला। आप क्यों पूछ रहे भाई? जीनत ने सिरप को डब्बे में बंद करते हुए कहा। यूं ही बस, फैसल ने फिक्रमंद अंदाज से कहा। देखिए, आपको फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, समझे आप, कोई महंगी नहीं आई ये दवाई। आपका वो पता है कि दवाई इतनी सस्ती मिल गई है, जीनत ने मुस्कुराकर कहा और फिर दवाई बंद करके सामने अलमारी में रखकर कमरे से बाहर गई। मगर यह सस्ता लफ्ज़ फैसल के ज़हन में सवाल छोड़ गया था, क्योंकि वो जानता था कि जीनत सस्ता कहकर फैसल को मुतमिन करना चाहती है बेबस, वरना दवाई की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। तहरीम घर में अकेली थी। जमीला खाला तो चौधरी हवेली गए हुए थे। तहरीम बैठी कैंची तोते से बातें कर रही थी। वो कैंची को अपनी बातें बताकर अपना दिल हल्का कर रही थी। जानते हो कैंची के मैं कपड़े पुराने होने पर फेंक दिया करती थी, कभी नहीं पहनती थी आज पुराने कपड़े, मगर देखो अब मुझे किसी की उतरन पहननी पड़ेगी। तहरीम की आंखों में आंसू आ गए और वो कैंची तोते की तरफ देखने लगी। शाम हो चुकी थी, हर तरफ हल्का फुल्का सा अंधेरा छा रहा था। कैंची से बातें करते हुए तहरीम को इस बात का एहसास न हुआ कि शाम हो चुकी है। इसने ऊपर फलक की तरफ देखा तो इसे एहसास हुआ कि शाम हो चुकी है। तहरीम को घबराहट सी होने लगी। वो सैन से उठी और अंदर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सैन से बरामद तक
जानने में खौफ इस पर हावी हो चुका था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था इस घर में इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जो इसके बदन को नोचना चाहते हैं। ये खौफ तहरीम के दिलो दिमाग पर पूरी तरह काबज हो चुका था। एक एक कदम चलना इसके लिए मुहाल हो रहा था। वो डरते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। 2 सालों में आज पहली बार हुआ था कि खाला जमीला रात के वक्त तनहा घर छोड़ गई थी। खौफ का ये आलम था कि अपने ही हाथ अपने जिस्म को लगते तो इससे वही एहसास होने लगता जब इन दरिंदों ने इसे छुआ था। अपने ही कपड़े जिस्म को लगते तो इसकी रूह कपकार जाती। वो मंजर आंखों में घूमने लगता जब इन दोनों ने इसके पोशीदा सतर को अया किया था। बरामद इससे गुजरते हुए इसका पैर एक कुर्सी से जा टकराया और वो धर्म से नीचे जा गिरी। वो मंजर इसकी आंखों के सामने आया जब इन दरिंदों ने अपने भूख मिटाने के लिए इसे धक्का दे कर जमीन पर गिराया था। तहरीम जोर जोर से चिल्लाने लगी। जो ही वो जमीन पर गिरी हुई थी अचानक इसने कुछ महसूस किया। ये लम्हा इसके लिए चिकरा देने वाला था और इंतहाई खतरनाक था। इसकी सांसें फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज और जहन और रूह जैसे तड़पने लगी क्योंकि इसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास महसूस किया था। किसी का हाथ है इसके कंधे पर जिसे छू रहा था।